रिसेंटली एना पेरियल नाम के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सुसाइड कमिट किया है। उनके सुसाइड कमिट करने की वजह है डबल शिफ्ट। आपके कैसे डोमेस्टिक और वर्क फोर्स का आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ रहा है। सेकंड हम देखेंगे आफ्सपा के बारे में कि क्या संस्था है, कैसे इसको कौन लागू करता है और अभी रिसेंटली किन किन स्टेट में आफ्सपा लागू हो रखी है। थर्ड हम एक टर्म है जो कि ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपकी फोइड। ठीक है, ये जान लेंगे। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी के डेली इनिशिएटिव यूपीएससी समाचार में। आज हम 24 सितंबर के न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट्स देखेंगे, उसके बाद एडिटोरियल डिस्कशन करेंगे। आज काफी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल डिस्कशन आए हुए हैं, तो लेट्स स्टार्ट। जो बच्चे पहली बार आए हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है, पिछले 3 सालों में हमारी एकेडमी ने 108 सिलेक्शंस दिए हैं। आपके 2024 में 51 सिलेक्शंस थे हमारी एकेडमी से। 2023 में 24 सिलेक्शंस थे, जिसमें जिनकी फर्स्ट रैंक आई है अनिल कुमार, वो हमारी एकेडमी के ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हैं। जो बच्चे एचसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हमारी एकेडमी ने न्यू बैच लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें अभिमन्यु अभी चल रहा है। जिसमें अभिमन्यु बैच के अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तीनों की आपको फुल फ्लैश तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, आपकी आंसर राइटिंग भी इसमें प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ये नंबर आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं, आप यहाँ पे जाके इसके रिगार्डिंग में जो भी डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं। लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके क्लिक करके इसके लिए सारी चीजें देख सकते हैं। दूसरा हमारी एकेडमी का ऐप है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी करके, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। दोनों इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। आप यहाँ पे आके ऑफलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं और अपने घर बैठे ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट न्यूज 2024 के 24 सितंबर की। देखो आज हमारे इंडेक्स में क्या हुआ है कि फर्स्ट जो न्यूज है हमारी वो इंडियन पॉलिटिक्स जीएस2 से रिलेटेड है। इसमें हम देखेंगे आफ्सपा जो आपका एक्ट है वो कैसे आपके पावर में आया है, एट प्रेजेंट क्या स्टेटस है उसका। तो जो न्यूज है वो ये है कि मणिपुर में 30 सितंबर लास्ट डेट बताई जा रही थी आफ्सपा लागू करने की। तो अब सेंटर और उनकी स्टेट गवर्नमेंट बातचीत कर रहे हैं कि इसको एक्सपेंड करें या टिल 30 सितंबर तक उसको खत्म करें। तो इस पे कंटिन्यू रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे है डिजास्टर मैनेजमेंट की। डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या है कि आपका मैसिव ग्रीनलैंड लैंडस्लाइड सेंड सेस्मिक वेव्स अराउंड अर्थ फॉर 9 days। इसमें क्या बोल रहा है कि कैसे आपके जो ग्रीनलैंड है वहां पे एक लैंडस्लाइड हुआ है, आइस का मतलब बहुत बड़ा एक माउंटेन से आइस का मेल्ट हुआ है, और मेल्ट होके वो थिक हुआ है और थिक होने की वजह से वो वहां से ब्रेक डाउन हो गया, जिसकी वजह से वो पानी में आके गिरा है फ्योर्ड के अंदर। वहां पे क्या हुआ है, सेस्मिक वेव्स राइज हुई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखें हम इंडियन सोसाइटी के अंदर वर्किंग वीमेंस डबल शिफ्ट। वर्किंग वीमेंस में डबल शिफ्ट में अभी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सुसाइड कमिट किया है। तो उनका जो रीजन था वो डबल शिफ्ट है, कैसे वीमेंस की डबल शिफ्ट हो रही है। नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 12 पे है, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। हम देखेंगे कि एनबीएफसी सेक्टर रेजिलिएंट अंडर स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क आरबीआई बुलेटिन। इसमें क्या बता रहा है कि कैसे एनबीएफसी सेक्टर में ग्रोथ हुई है, किस चीज से, आपकी स्केल बेस्ड रेगुलेशन। हम स्केल बेस्ड रेगुलेशन के बारे में जानेंगे कि स्केल बेस्ड रेगुलेशन क्या है, इससे कैसे आपके एनबीएफसी में जो नेट आपके परफॉर्मिंग एसेट्स है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, उनको कैसे रिड्यूस किया गया है। ठीक है, उसके बाद ये आपका फोल्ड, ये एफ जे ओ आर डी टर्म है बट इसको फोल्ड बोलेंगे, एफ आई ओ आर डी प्रोनाउंसिएशन में आएगा फोल्ड। ये क्या है, ठीक है, ये आपकी ज्योग्राफिकल में एक टर्म हो जाती है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीलिम्स में। नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल डिस्कशन है इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन लॉ में कैसे आपके एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, कि जैसे इसराइल में हम अभी क्या कर रहे हैं, अपने डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वहां पे क्या है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रखा है, तो कैसे हम हमारे उसको रेगुलेट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट टॉपिक। इसमें क्या है, द सेंटर एंड द मणिपुर गवर्नमेंट सेट टू रिव्यू द स्कोप ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आफ्सपा इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट। अभी दोनों गवर्नमेंट बैठ के इस पे रिव्यू कर रही है कि कैसे इसको एक्सटेंड किया जाए। ठीक है, देखो आफ्सपा कब आया था, 1958 में आया था। इससे पहले 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो आफ्सपा लेके आई थी। उनका रीजन था बेसिकली, अगर कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोले या डिस्टरबेंस क्रिएट करे तो आप उसको वहीं पे ओपन फायर का ऑर्डर देके चीजों को खत्म कर सकते हो। लेकिन इसको कैसे अब हम इसको बोलते हैं कि हमारे लिए जरूरी भी है।
था ये कॉलोनियल पीरियड से रिलेटेड, बट आज के टाइम में भी इसका बहुत ज्यादा रेलिवेंस है। कैसे इसका रेलिवेंस? अगर कहीं भी किसी भी एरिया में डिस्टरबेंस क्रिएट हो रखी है, आर्म्ड रिबेलियन हो रखा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई तो एक्ट होना चाहिए हमारे पास। जैसे नेक्सलाइट मूवमेंट्स होती है, जहाँ पे बहुत सारे हमारे जो भी आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं उनके खिलाफ होती है, या नॉर्मल आपके सिविलियन के खिलाफ हो जाती है नेक्सलाइट, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए ये आपके अभी फोर्स में है। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है, इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट 1958 में इसको लेके आए थे हम दोबारा। द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एंड इम्यूनिटी टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए है। किसमें? आपके डिस्टर्ब्ड एरिया में। डिस्टर्ब्ड एरिया कौन सा होता है? ओनली आफ्टर द एरिया हैज बीन डिक्लेयर डिस्टर्ब। वो एरिया जो डिस्टर्ब डिक्लेयर कर दिया गया है वहां पे इसको हम क्या लागू करेंगे। डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होता है? डिस्टर्ब्ड ड्यू टू डिफरेंसेस और डिस्प्यूटेड अमंग डिफरेंट रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, रीजनल ग्रुप्स और कास्ट और कम्युनिटीज। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि वो एरिया जहां पे भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुई है रिलीजन के बेस पे, आपके लैंग्वेज के बेस पे, आपके रीजन के बेस पे, तो उस बेसिस पे अगर आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वहां पे हम क्या डिस्टर्ब एरिया उसको अनाउंस कर सकते हैं। कौन अनाउंस कर सकता है? तो वो डिक्लेयर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, आपका गवर्नर ऑफ द स्टेट कर सकता है। और जो यूटी है उसमें आपका क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो इसको क्या कर सकता है? डिक्लेयर कर सकता है। कहाँ कहाँ पे डिक्लेयर किया जा सकता है ये? होल, मतलब आपके पूरे पार्ट पे, ठीक है, वुल और पार्ट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, यानी आपके स्टेट, किसी पर्टिकुलर स्टेट के एरिया पे, पूरे स्टेट पे, यूनियन टेरिटरी पे इसको डिस्टर्ब एरिया को डिक्लेयर किया जा सकता है। कौन कर सकता है? आपकी ये सारे मैंने आपको अभी बताए। ठीक है, द यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इज एड ऑफ द सिविल पावर इज नेसेसरी। तो आपकी जो क्या है, द यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कभी कभी हमें जरूरी हो जाती है। क्यों जरूरी हो जाती है? जो डिस्टर्ब एरिया है उसको क्या, पब्लिक ऑर्डर को हार्म ना करे, उस सिचुएशन में हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, स्पेशल पावर्स क्या है इसके पास? क्या ऐसे आफ्सपा के पास ऐसे क्या स्पेशल पावर्स हैं जो इसको अलग एक एक्ट बनाता है? Prohibiting a gathering of 5 or more person in an area can use forces, even open fire after giving due to warning if they feel a person is in contravention of the law। इसमें क्या बोल रहा है? अगर कोई भी व्यक्ति आपके कानून को हार्म कर रहा है, ठीक है, आपके कानून के खिलाफ जाके, जैसे अगर कहीं पे आसपास लागू कर दी गई है, वहां पे बोल दिया गया है कि 5 से ज्यादा व्यक्ति नहीं खड़े होंगे। अगर 5 से ज्यादा व्यक्ति हैं और वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो टेररिज्म हो सकती है, नेक्सलाइट वाली एक्टिविटी हो सकती है, या ऐसी एक्टिविटी जो पब्लिक ऑर्डर को हार्म करने वाली हो, तो वहां पे ये लागू किया जा सकता है। और ऐसे केस में वो ओपन फायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, गिविंग ड्यू वार्निंग, वार्निंग देके वो क्या कर सकते हैं? ओपन फायर कर सकते हैं। किसके पास पावर होती है? हमारी आर्मी के जो पर्सनल्स होते हैं उनके पास ही पावर होती है इस एक्ट के अंदर। फील अ पर्सन इज द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लॉ। अगर कोई भी आपके लोगों को हार्म कर रहा है तो उसके विदाउट अ वारंट, किसी भी बिना वारंट के उसको आप अरेस्ट कर सकते हो। किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो, कस्टडी में ले सकते हो, ऑफिसर इंचार्ज में ले सकते हो, रिपोर्टेड डिटेलली द सर्कमस्टांसेस। ठीक है, आप बिना उनको सर्कमस्टांसेस प्रॉपर दिए गए, जैसे कि आपका क्या है कि अगर आपको लगता है किसी ने किसी लॉ को कॉन्ट्रावीन किया है, तो आप उस मेंबर को या उस सिविलियन को क्या कर सकते हो? आप अरेस्ट कर सकते हो विदाउट वारंट, कस्टडी में ले सकते हो और प्रॉपर छानबीन कर सकते हो। ये आपके आसपास एक्ट के बारे में है। ठीक है, ये इम्यून है किससे? आपके यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइडेड सैंक्शन टू द प्रोस्पेक्टिंग एजेंसीज। ठीक है, अभी रिसेंटली कहा है? आपके नागालैंड में है, और जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर, एक्सेप्ट किसमें? इम्फाल और अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। आपके नागालैंड पे, आपके जम्मू कश्मीर में, इन सब रीजन पे है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारी न्यूज हो जाती है डिजास्टर मैनेजमेंट से। इस न्यूज में क्या है? इन सितंबर 2023 सेस्मिक सेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड detected an unusual signals which persisted for 9 years, persisted for 9 days। इसमें क्या बोल रहा है कि देखो आपके जो ग्रीनलैंड है वहां पे क्या हुआ है? फोल्ड है। फोल्ड क्या होता है? द नैरो सी इनलैंड विद द स्टीप साइड्स ऑफ द क्लिफ। जैसे ये अगर आप देख पा रहे हो इस इमेज को, तो ये क्या है? ये आपकी फोल्ड बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक आपकी स्टीप स्लोप है, एक स्टीप स्लोप है। तो यहाँ से क्या हुआ है? यहाँ से आपके बहुत बड़ा एक लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें आपकी आइस मेल्ट होके कहाँ पे? ग्रीनलैंड पे नीचे वाटर में आई है, जिसकी वजह से क्या हुई है? आपकी सेस्मिक वेव्स जनरेट हुई है, और जो एक्टिविटी 9 डेज तक आपको देखने को मिली है। ठीक है, अब इसमें इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है कि कैसे मैसिव ग्रीनलैंड स्लाइड हुआ है ग्रीनलैंड में। तो लैंडस्लाइड 25 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ रॉक, एक आइस की चट्टान थी
जो कि ओलंपिक स्विमिंग पूल जो 10,000 के बराबर थी, तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट में एक आपकी आइस का जो बोल सकते हैं पहाड़ टाइप की कोई स्ट्रक्चर थी, माउंटेन था इसका, वो स्लाइड होके आया है ग्रीनलैंड से नीचे और इसमें आपकी ओशन में मिला है, जिससे सेस्मिक वेव्स राइज हुई है, जो कि क्या कर सकते हैं, आपको सुनामी ला सकते हैं। तो इसमें यही बोल रहा है हाई एज 200 मीटर सुनामी ला सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकती है, ठीक है। और आपके 10 कॉन्टिन्यूस तक सेस्मिक वेव, यानी आपको वहां पे जो आपकी अर्थ की वेव्स होती है ना, जो अर्थ की वेव्स होती है वो देखने को मिल सकती है, सेस्मिक वेव, है ना। इसका रीजन बताया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग है, जो कि स्पीडली क्या कर रही है, डैमेज कर रही है आपके फ्रीजाइल इन्वायरमेंट को। ग्रीनलैंड लैंडस्लाइड में क्या बोल रहा है, मेन रीजन क्या बता रहा है आपका, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लेशियर का मेल्ट हो रहा है, क्योंकि वार्मिंग अगर इंक्रीज हो रही है तो आपका क्या हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो क्या होगा, आपकी जो बहुत सालों तक जो बर्फ जमी हुई थी, अब वो क्या होने लगी है, थिन होने लगी है, जिसकी वजह से उसकी पकड़ अगर कमजोर होगी, तो उसके साथ जो भी आइस और बाउंडेड होगी, उस सारी क्या होगी, आपकी ओशन में आके गिरेगी, ठीक है। इसके अलावा क्या है, आपके पीक ग्लेशियर्स हैं, वो होल्ड करके माउंटेन स्लोप्स को मैं बता रही हूँ ना, कि पीक ग्लेशियर्स हैं जो आपकी, वो क्या कर रहे हैं, बर्फ को उन्होंने होल्ड कर रखा है, लेकिन अब वो मेल्ट हो रहे हैं, तो उन पे जो दबाव पड़ रहा है वो बर्फ का बहुत ज्यादा पड़ रहा है, आइस का, तो उससे क्या हो रहा है, वह सारे आपके मेल्ट हो के इसमें गिर रहे हैं, आपके ओशियंस में गिर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, आपके सी लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आपके टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, ठीक है। फोल्ड ट्रिगर द मेगा सुनामी, जो फोल्ड आपके थे वहां पे, उनमें क्या हुआ है कि आइस आके गिरी है, और उससे क्या हुआ, मेगा सुनामी का आपका देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज हो जाती है हमारी किससे रिलेटेड, आपके सोशल एम्पावरमेंट में। 26 साल की चार्टेड अकाउंटेंट थी एना पेरियल, इन्होंने अभी रिसेंटली सुसाइड कमेंट किया है। तो इसमें क्या है कि इसका रीजन है उनका वर्क स्ट्रेस, कैसे वर्क स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वर्क स्ट्रेस में आपके क्या हो रहा है अभी, देखो जैसे जैसे वीमेन्स वर्किंग हो रही है, तो वर्क में जाते तो उनके पास दोनों, आपकी होम केयर, आपकी डोमेस्टिक केयर भी इंक्रीज हो रही है, और आपकी जो वर्क जहां पे आप कर रहे हो, आपका जो जॉब एरिया है, ठीक है, वो भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, न्यूज में लॉन्गेस्ट वर्किंग आवर्स ग्लोबली, जो आपके ग्लोबल आवर्स हैं, उनमें लॉन्गेस्ट इसके इंडिया के हैं, वही एक डेटा दिया गया है। आप इसको जीएस 2 में भी कोट कर सकते हो, सोशल इशू में, GS1 सोसाइटी में भी इसको कोट कर सकते हो, है। इंडियन वीमेन इन प्रोफेशन लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आईटी सेक्टर में अगर वीमेन है, ठीक है, आपके मीडिया हो गया, प्रोफेशनल साइंटिफिक टेक्निकल फील्ड में काम करते, हाईएस्ट नंबर ऑफ आर ग्लोबली वीमेन इन आईटी एंड मीडिया जॉब्स वर्किंग 56.5 आर वीक। ये क्या बोल रहा है कि इन सेक्टर में आपके आईटी और मीडिया और प्रोफेशन साइंटिफिक एरियाज में 56.5% आर वीकली काम करती है वीमेन इंडिया के अंदर। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि 53.2% पर वीक करती है 2023 में, ठीक है। इसके बाद आपके यंग प्रोफेशन वीमेन वर्क मोर, जो आपकी यंग, जिनकी 15 से 24 साल की एज है, वो ज्यादा काम करती है, आपके आईटी और मीडिया सेक्टर में 57 आवर करती है, और आपके टेक्निकल सेक्टर में 55 आवर करती है पर वीक में। जो जेंडर इम्बेलेंस है वो वर्क में आपको कितना देखने को मिल रहा है कि ओनली 8.5% ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स इन प्रोफेशनल साइंटिफिक एंड टेक्निकल जॉब, जो वीमेन्स हैं उनका ओनली 8.5%। आप सोच रहे हो कितना कम रेशियो है ये, इतनी वीमेन्स आपकी किसमें, प्रोफेशनल साइंटिफिक और टेक्निकल जॉब्स में काम करती है। लेकिन आपकी जो 20% इन द इंफॉर्मेशन, 20% वीमेन आपकी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन जॉब में काम करती है। तो ये लोअर परसेंटेज अमंग द लोएस्ट ग्लोबल, जो आपके पूरे ग्लोब का जो एक एवरेज है जहाँ पे विमेन वर्क फोर्स होती है, उसमें सबसे कम किसका, इंडिया का है, कि 8.5 तो आपके साइंटिफिक एरियाज में, टेक्निकल एरियाज में है, और आपके कम्युनिकेशन एरिया में सिर्फ 20% है, ठीक है। ग्लोबल कंपैरिजन करें तो जर्मनी में जो वीकली आवर की जॉब है वो 32 घंटे औरतें काम करती हैं, और जो आपकी रशिया में वो 40 आवर है। तो इंडिया की है वो देखा जाए तो आपकी सबसे ज्यादा वीमेन्स काम करती है वीकली, ठीक है। क्या क्या चैलेंजेस है इंडिया सोसाइटी में, देखो वर्कलोड स्ट्रेस है, स्पेशली वीमेन्स फेस करती है इसको, जिससे क्या होता है उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ हार्म हो रही है, ठीक है। उसके अलावा मेल डोमिनेंट वर्क स्पेसिस है, आप देख रहे हो कि 8% है, आपके 20% आपका डेटा है वीमेन्स का, इंडियन वीमेन का, आपके कम्युनिकेशन, आपके आईटी साइंटिफिक सेक्टर में। तो वहां पे अगर इतनी कम परसेंट वीमेन्स होंगे, तो डोमिनेशन किसका होगा, आपका मेंस का होगा। तो जब मेल पावर का डोमिनेशन होगा, तो वहां पे वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जेंडर गैप ज्यादा हो रहा है।
तो उसी को बोल रहे हैं मेल डोमिनेंस है वर्कफोर्स में, जिसका रिजल्ट क्या होता है, इंक्रीज्ड प्रेशर कर रहा है किस पे, वीमेंस के ऊपर, लैक ऑफ सपोर्ट है, इश्यू ऑफ द जेंडर इक्वालिटी है, ठीक है। सिस्टमेटिक जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। सिस्टमेटिक जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि कैसे सिस्टम के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी है। तो बैरियर्स टू कैरियर एडवांसमेंट, अगर एक मैन है और एक वीमेन है, अगर उनकी प्रमोशन की बात होगी तो देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी आपके मैन की प्रमोशन ज्यादा होगी। तो क्या है, आपके बैरियर्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं वीमेन्स में, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रही है, फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, उनका सिस्टमेटिक जेंडर इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है। लैक ऑफ सपोर्ट, आपको प्रॉपर इमोशनल जो इम्पैथी मिलनी चाहिए, जैसे वीमेन्स कम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपको जो एक सपोर्ट होना चाहिए, एक मोरल सपोर्ट हो गया, इम्पैथी होगी, वो भी नहीं मिल पाती, जिससे क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, आपकी मेंटल हेल्थ हार्म होती है, स्ट्रेस बनता है। तो यही है लैक ऑफ एम्पैथी एंड टॉक्सिक वर्क कल्चर है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ क्या कर रही है, ट्रिगर कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, अब गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए वो देख लेते हैं कि वीमेन के लिए क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेक्टर में क्या किया गया है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई है, मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड किए हैं, अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाया, जैसे गति इनिशिएटिव हो गया ना। तो ये क्या है कि वीमेन्स की आपकी वीमेन्स के लिए इनिशिएटिव लिए गए हैं। नेक्स्ट क्या है, आपकी मैटरनिटी बेनिफिट्स है। मैटरनिटी बेनिफिट्स में क्या है कि जो पहले 12 वीक की आपकी जो पेड लीव थी उसको अब 26 वीक कर दिया गया है वीमेन्स के लिए, किसके अंडर, आपके मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 के अंदर। जो जेंडर इक्वालिटी प्रोग्राम्स थे उनमें क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे अभियान शुरू किए गए हैं ना। उसके अलावा आपका गर्ल्स एजुकेशन पे फोकस है, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएट किए गए हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की गई है, स्किल इंडिया एंड डिजिटल इंडिया की बात की गई है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग में यानी वीमेंस को स्किल कराओ, जैसे सिलाई केंद्र हो गए ना, जो आपके स्टेट लेवल पे होते हैं। वे फॉरवर्ड में भी क्या बता रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस रिफॉर्म्स लेकर ऐसे रिफॉर्म्स लाओ जिसमें उसकी डोमेस्टिक लाइफ और आपकी जो वर्क फोर्स वाली लाइफ है, जो आपकी वर्क कल्चर वाली लाइफ है, उसमें एक बैलेंस स्टैब्लिश हो पाए, ठीक है। आपके इंक्लूसिव वर्क प्लेस लेके आओ, स्पोर्ट सिस्टम लेके आओ, स्पोर्टिव इन्वायरमेंट हो जहाँ पे वीमेंस अगर काम कर रही है तो उनको क्या प्रोवाइड हो, स्पोर्ट प्रोवाइड हो। आपके मेंटरशिप प्रोग्राम हो, लीडरशिप प्रोग्राम हो, रोल मॉडल लीडरशिप को देख के आप वो कर सकते हो, ठीक है। और आप वीमेंस को इम्पैथी दे सकते हो, उनकी जो हेल्थ के रिगार्डिंग, फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ को भी आप ध्यान में रखते हुए इनिशिएटिव ले सकते हो। उनके फ्लेक्सिबल वर्क आवर भी कर सकते हो आप, एक ये भी पॉइंट था। इंडियन इकोनॉमी पेज नंबर 12 में आया है, इसमें क्या बोल रहा है अभी रिसेंटली, ड्यूरिंग द ट्रांजिशंस ऑफ द स्केल बेस्ड रेगुलेशन, ये देखेंगे आप आज स्केल बेस्ड रेगुलेशंस क्या होते हैं। फ्रेमवर्क द एनबीएफसी सेक्टर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल आपके कंपनीज सेक्टर्स एक्सपर्टीज, डबल डिजिटल क्रेडिट ग्रोथ है। इससे क्या बोल रहा है कि आपके जो एनबीएफसीज है ना उसमें डबल डिजिटल क्रेडिट ग्रोथ हुई है, ठीक है। यानी आपके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो कम हुए हैं, आपके जो बेसल नॉर्म्स ने जो स्टैंडर्ड्स रखे हैं ना, जो आपके कैपिटल लेवल्स के स्टैंडर्ड्स रखे हैं वो इंक्रीज हुए हैं, किसके थ्रू, आपके स्केल बेस्ड रेगुलेशन के थ्रू। तो इनको रेगुलेशंस को हम देखेंगे। देखो स्केल बेस्ड रेगुलेशन क्या होती है, फ्रेमवर्क होता है, वो फर्स्ट आउटलाइन इन अक्टूबर 2021 में इसको आउटलाइन किया था, बिकेम इफेक्टिव इन ऑपरेशन कब आए थे, 2022 अक्टूबर में आए थे। एम क्या है इनका, कैटेगराइज एनबीएफसी बेस्ड ऑन देयर साइज एक्टिविटीज एंड प्रिस्क्राइब्ड रिस्कनेस rather than the merely distinguished between systematic important and non systematic important entities। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि आपका जो एसबीआर है वो क्या बोलना चाह रहा है कि आपकी एनबीएफसी को आइडेंटिफाई किया है किस बेसिस पे, कि किस एनबीएफसी में कितना नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो होते हैं जिनके वापस आने की उम्मीद नहीं होती है, जो कंगाली की तरफ जा चुके होते हैं ना। दो टाइप के आपके एसेट्स आएंगे इसमें, ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आएंगे, एक आपके नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आएंगे। तो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो बिल्कुल ही गारंटी है कि ये पैसे आपके वापस नहीं आने हैं। ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो होते हैं जहां कोई ना कोई उम्मीद है कि कैसे अगर हम नीलाम करके या ऑक्शंस करके कुछ परसेंट के अपने एसेट्स वापस ला सकते हैं। आपको एसेट्स तो समझ आ रहा होगा ना, स्टैटिक का पोर्शन आप इसको जाके चेक कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में। तो कैसे आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को मैनेज कर रहे हो, तो आपके एनबीएफसी को कैटेगराइज किया उनके साइज के हिसाब से, कितनी बड़ी एनबीएफसी कंपनी है आपकी, ठीक है, आपके कितने रिस्क हैं, किसके कितने कम रिस्क है, किसके कितने, यानी एक स्केल के हिसाब से उनको कैटेगराइज किया। जब उनको एक स्केल के हिसाब से कैटेगराइज कर दिया है तो इसमें क्या होता है
कि जिसके ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसके ऊपर रूल रेगुलेशन ज्यादा होंगे, जिसके कम है उसके पास कम होंगे। तो ये कौन कर रहा है आपका स्केल बेस्ड, नाम से ही पता लग रहा है ना, स्केल बेस्ड, उसको स्केलिंग कर रहा है कि किस हिसाब से आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं किसके, आपके एनबीएफसी कंपनीज के, ठीक है। प्रेजेंट बाय आरबीआई ने क्या इसमें वो किया है, ठीक है, इनको एनबीएफसी को ज्यादा रिलायबल बनाने के लिए इंप्रूवमेंट की है इन एसेट्स क्वालिटी, एसेट्स क्वालिटी में उनकी इंप्रूवमेंट की है। एसेट्स क्वालिटी ऑफ एनबीएफसी हैज इंप्रूव्ड, लोअर ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो इनका रेशियो था ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का उनको कम किया है, ठीक है। अगर उनको कम करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके एनबीएफसी में जो आपके एसेट्स हैं उनकी रिलायबिलिटी इंक्रीज होगी। सेकंड क्या है, बाय दिसंबर 2023 ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो हैज डिक्रीज 2.4% फॉर गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसीज एंड 6.3% फॉर नॉन गवर्नमेंट। तो आपकी जो गवर्नमेंट है उसमें आपका कितना 2.4% और नॉन गवर्नमेंट जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 6.3% तक आपके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उनको कम किया गया है। आप इसको इकोनॉमिक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। डबल डिजिटल क्रेडिट ग्रोथ हुई है आपकी, स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ थ्रू आउट द 2023 में क्या हुई है आपकी, डबल डिजिटल ग्रोथ हुई है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें क्या बोला है इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी में कि कैसे बेटर रिटर्न्स आए आपके, है ना, उस पर फोकस किया गया है। उसके अलावा क्या है, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स परफॉर्मेंस, यानी अपर लेयर ऑफ एनबीएफसी हैज लोअर्ड जीएनपी GNPA ratio and then the middle layer of NBFC, but the later many maintained sufficient provision for risk profit portfolios, ensuring that their NNPA ratio वर ऑल्सो कंट्रोल्ड। यानी क्या बोल रहा है इसमें, बेसिकली ये बोल रहा है कि जो आपकी अपर लेवल की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उसमें आपका ग्रोथ और आपकी जो लोअर लेवल की एनबीएफसी कंपनी है उसमें आपका नेट एनपीए दोनों को मैनेज किया जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है रेगुलेटरी मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं आपके एनबीएफसी सेक्टर में, आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम हो और आपके एनबीएफसी अच्छे से फंक्शन करें। तो पहला क्या है, स्केल बेस्ड रेगुलेशन है, मैंने बताया ना कि कैसे साइज के हिसाब से, उसके एसेट्स के हिसाब से, उसके रिस्क के हिसाब से उनको स्केलिंग की गई है। प्रॉम्प्ट कोऑपरेटिव एक्शंस मेजर्स लिए गए हैं कि कैसे उन मेजर्स के थ्रू उनको क्लासिफाई किया जा सकता है ना। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंडिंग सोर्स, यानी एक सोर्स से फंड ना आके डाइवर्स स्केलिंग में आपके फंड आए, जैसे इसमें बता रखा है कि अलग अलग एरिया से आपके, जैसे एक एरिया पे रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन बैंक बोरोइंग, सिर्फ एक एरिया पे यानी बैंक से ही बोरोइंग नहीं, आप एक्सटर्नल उससे भी ले सकते हो, जैसे बॉन्ड हो गए, शेयर्स हो गए, इनसे भी आप पैसा उठा सकते हो रादर देन आप सिर्फ बैंक के ऊपर निर्भर हो इस चीज के लिए। तो क्या किए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंडिंग होनी चाहिए आपकी, और लिस्टिंग कंपनीज, कंपनीज को लिस्ट किया है। रिस्क दैट एनबीएफसी नीड टू वे फॉरवर्ड में क्या है कि आपके कैसे आपके रिस्क को मैनेज किया जा सकता है और क्या क्या अभी एनबीएफसी में रिस्क रहे हुए हैं। तो आपका साइबर सिक्योरिटी रिस्क है, न्यू एमर्जिंग जो रिस्क है। क्लाइमेट रिस्क है, क्लाइमेट रिस्क में क्या होता है आपकी मिटिगेशन पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे किसको कितना मिटिगेशन जाना है, वो भी एक बर्डन कहीं ना कहीं एनबीएफसी पे आ रहा है क्लाइमेट रिस्क का। फाइनेंशियल एश्योरेंस फंक्शंस हैं, ठीक है। इवॉल्विंग रेगुलेटरी इन्वायरमेंट एंश्योर दैट देयर रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर अलाइंड टू इमर्जिंग थ्रेट एंड न्यू रेगुलेशन, जो नई रेगुलेशन आ रही है उनसे भी क्या क्या ड्रॉबैक्स मिल रहे हैं, कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है, वो भी आपके लिए क्या है एक इमर्जिंग इशू है। तो ये सारे आपके क्या है इश्यूज हैं किसके अंदर, आपके एनबीएफसी के अंदर। फिर हम देखेंगे फोल्ड, फोल्ड आपकी टर्म न्यूज में है। रिसेंटली क्या हुआ है कि डिजिटल सॉरी डीजल फ्यूल स्पिल हो गया था आपके अंदर किस उसके अंदर ग्रीनलैंड के अंदर। तो ये देखिए कि कैसे हुआ है। इसमें फोल्ड is a long deep narrow body of water reached in island। हेलो, देखो इसमें क्या बोल रहा है कि होते क्या है आपके फोल्ड, जो टर्म न्यूज में है उसमें लॉन्ग डीप नैरो बॉडी ऑफ द वाटर दैट रीच फॉर इनलैंड्स, जो आपकी इनलैंड्स होती हैं उनके बीच में एक नैरो जो वैली टाइप होती है उसको बोल रहे हैं हम पानी के अंदर, है ना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, यू शेप्ड वैली होती है, ये स्टीप वॉल्स होती हैं, जैसे ऐसे ऐसे करके ना स्टीप वॉल्स होती हैं, आपके इस इमेज में आप देख भी सकते हैं, ये है आपकी फोल्ड, ठीक है।
कहाँ कहाँ मिलते हैं आपको? नॉर्वे, आपको चाइल्ड, न्यूजीलैंड, कनाडा, ग्रीनलैंड, इस सब में आपको मिल सकती है। आइस एज बाय द स्लोइंग मूविंग ग्लेशियर्स होती है। कट स्लोप, उनको धीरे धीरे आइस कट करके जाती है स्लोप्स को, उससे बनती है ना। एपी शेल्फ लेक्स क्या होते हैं? ऐसे जिनमें नीचे से तो पानी मेल्ट हो रखा है बट ऊपर आपकी फ्रोजन क्या आइस बनी हुई है, उनको बोल रहे हैं एपी शेल्फ लेक्स। ठीक है, ये हमारा एडिटोरियल है आज का। इस एनालाइज द चैलेंज, पहले एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लो। एनालाइज द चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी इन द डिफेंस एक्सपोर्ट इकोसिस्टम ऑफ इंडिया एंड डिस्कस द मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू इनहेंस द कंट्रीज पोटेंशियल इन द सेक्टर। ठीक है, इसमें ये हमारा आर्टिकल है। आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट क्या है मैं आपको वैसे बता देती हूँ एक बार। आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट, आर्टिकल के अंदर बोला गया है कि कैसे जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, कहाँ पे? आपके इजराइल है। इजराइल में इंडिया कुछ डिफेंस के आइटम्स है, जो डिफेंस के मटेरियल है, उसको क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है। तो वो जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में हेल्प कर रहे हैं। कैसे? अगर यहाँ से डिफेंस के लिए आपने कुछ भेजा है तो वहां पे इजराइल क्या गाजा के ऊपर, पैलेस्टीन के ऊपर उसको एज ए वॉर के रूप में यूज कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को इंक्रीज कर रहा है। रिसेंटली ये कॉन्टेक्स्ट कैसे आए? एथिक्स का इशू हो जाता है। अभी रिसेंटली पीआईएल दर्ज की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जब पीआईएल आई तो उन्होंने बोला कि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के खिलाफ है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ हमारे लॉज बोलते हैं ऐसा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे डोमिनियन के अंदर नहीं आता। आप बोल रहे हो वो एक नॉर्मेटिव एथिक्स है, यानी अगर रूल व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट के हिसाब से देखा जाए तो दैट इज रॉन्ग, बट दैट इज नॉट कम अंडर इन आवर डोमिनियन। ठीक है, कैसे नहीं आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के डोमिनियन में? क्योंकि ये लेजिस्लेटिव फंक्शन है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। ये कौन करेगा तय? आपकी गवर्नमेंट तय करेगी। अब ये जो पीआईएल दर्ज हुई, क्या ये इंडिया के अंदर ही हुई है? क्या इससे बाहर ऐसी चीजें नहीं होती? तो इससे बाहर भी होती है। आपकी यूरोपियन यूनियन ने ऐसा कानून बनाए गए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उससे कोई वॉर होगा और एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा जिससे बहुत सारी लाइफ का लॉस हो रहा है, तो आप अपने एक्सपोर्ट पे क्या कर सकते हो? बैन कर सकते हो। नीदरलैंड में है ये, आपके यूरोपियन यूनियन में है आपके, और एक कंट्री और है उसने अभी इसको अप्लाई किया है। आपके जिनेवा जो कन्वेंशन के लॉ है उसके अंदर भी, और इंडिया के पास खुद के भी दो एक्ट है। आपके एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक्ट हो गया, अनदर एक्ट और आता है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। Having India amend its domestic laws would be a better way to strengthen its credibility and access the international humanitarian law compliance of countries importing its defense goods। ठीक है, कैसे क्रेडिबिलिटी हम इंडिया की अच्छी बना सकते हैं कि वो अपने एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं जो कि हार्म करने वाले उसको रोक के। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि डिसमिस ए पब्लिक, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? डिसमिस की है आपकी पीआईएल आस्किंग दैट किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट टू स्टॉप एक्सपोर्टिंग डिफेंस इक्विपमेंट टू इजराइल एज तेल अवीव इन, आपके क्या बोल रहे हैं कि गाजा में जो जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है पीआईएल को, मतलब डिसमिस किया है, खारिज किया है पीआईएल को। पीआईएल क्या बोल रही थी? जो सेंट्रल गवर्नमेंट बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है उसको बंद कर दो आप, है ना। जो गाजा पे क्या कर रहा है वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कर रहा है। refusal to intervene reportedly because foreign policy is not its dominion। इन्होंने क्या मना, क्यों मना किया कि फॉरेन पॉलिसी इनके डोमिनियन में नहीं आता है। ये एक नॉर्मेटिव वन है जो बियॉन्ड इजराइल में जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो डोमिनियन किसके? सुप्रीम कोर्ट के डोमिनियन में नहीं आता है। इंडियाज एस्पिरेशन टू बिकम ए मेजर डिफेंस एक्सपोर्टिंग नेशन, जो हाँ हम ये समझते हैं कि इंडिया का एक मतलब वो है, एम है कि उसको बढ़िया मतलब सबसे बड़ा एक्सपोर्ट यहाँ पे एक टर्म यूज है कि इंडियाज एस्पिरेशन टू बिकम मेजर डिफेंस एक्सपोर्टिंग नेशन बनने का, बट दैट नॉट मीन्स कि आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो किसी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को प्रमोट कर रहा है या वो कहीं उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें फ्यू कंट्रीज है जिन्होंने लिए हैं। नीदरलैंड है जिन्होंने F-35 देने से मना कर दिया था इसराइल को क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा। यूरोपियन यूनियन के भी अपने लॉज है जिसको बोले हम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज हो गए। आपकी यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट होगी, इसमें भी एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट है जहाँ पे अगर आपको लग रहा है क्लियर रिस्क लग रहा है कि सामने वाला आपके वेपन्स का यूज सिर्फ दूसरों को मारने के लिए करेगा, अपने डिफेंस के लिए नहीं करेगा, तो आप मना कर सकते हैं, है ना। लीगल गैप में क्या बोल रहे हैं? लैक ऑफ, कैसे हमारी कंट्री में एक लीगल गैप है। बाहर कंट्रीज के पास उनके कानून है बट हमारे पास जो लॉज का गैप है उसको एलोबरेट कर रहा है ये। लैक ऑफ एन इक्विवेलेंट लॉज, जैसे आपके यूके के पास है, ठीक है, आपके ईयू के पास है, वैसे हमारी कंट्री के पास कोई ऐसे पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन वाले लॉज नहीं है। ठीक है, द इंडियन फॉरेन ट्रेड एक्ट है जो एफटीए है 1992 का, ये हमारे पास एक लॉ होता है।
सेकंड हमारे पास होता है मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज, WMDA एक्ट 2005 का है, जो क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट को रेगुलेट करता है एक्सपोर्ट ऑफ द डेजिग्नेटेड गुड्स रेलिवेंट टू इंडिया फॉर वेरियस रीजंस। कैसे इंडियाज के जो गुड्स हैं उनको हम बाहर ना भेजें, किस वजह से, कि वो दूसरे को क्लियरली क्या करेंगे, हार्म करेंगे, ठीक है। अब इनके अंदर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन अंडर एनी बायलैटरल, मल्टीलेटरल और इंटरनेशनल ट्रीटी कन्वेनेंट कन्वर्सेशन। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर आपको क्लियरली ये पता है कि सामने वाले पे आप हार्म करने वाले हो तो आप उस एक्सपोर्ट को रोक सकते हो, ठीक है। इंडिया के पास अपने दो एक्ट है, एक आपका FTA हो गया और आपका एक क्या है यहाँ पे WMDA एक्ट हो गया, लेकिन इनकी क्लियर ऑब्लिगेशंस नहीं है, ठीक है। जो आपके इंटरनेशनल है, नीदरलैंड का पढ़ा हमने, EU का पढ़ा, UK का पढ़ा, तो इनके क्या है, इनके पास अपनी ऑब्लिगेशंस है, इंडिया के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रोहिबिट द एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस, कर सकती है ड्यू टू इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशन से। नोट अंडर ऑब्लिगेशन टू रिव्यू, हमारे पास क्या नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। तो 10 एक लीगल गैप बनाता है हमारी कंट्री के अंदर। जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान गाइडलाइंस हुई थी, उस टाइम में हमारे पास क्लियर गाइडलाइंस नहीं थी, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या किया था, इंटरवेन किया था। लेकिन यहाँ पे अब फिलहाल जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनसे भी हम इंस्पायर्ड होके, जैसे इसमें क्या बोला बेसिकली, राजस्थान में राजस्थान वर्सेस विशाखा जो केस था, उसमें हमने क्या किया था, इंटरनेशनल लॉ से इंस्पायर्ड होके सुप्रीम कोर्ट ने क्या बनाई थी, गाइडलाइंस दी थी, जबकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएट नहीं लिया। यहाँ पे बात कर रहा है कि ऐसे ही हम इंटरनेशनल लॉ से इंस्पायर्ड होके इस एक्सपोर्ट को रोक सकते हैं क्या। लेकिन जो ये बात कर रहा है यहाँ पे, इससे हमारे पास बैड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कि हम इंटरनेशनल लॉज को अप्लाई कर रहे हैं रादर देन हमारे पास खुद के ऐसे लॉज हो जो ऑब्लिगेटेड हो, जिससे आपकी बाइंडिंग हो, ठीक है। कि अगर हमें पता है कि क्लियरली ये चीज हो रही तो मैं एक्सपोर्ट को रोक सके, हमारे खुद के लॉज हो रादर देन हम इंटरनेशनल लॉज को अप्लाई कर रहे हैं। ये आपका एक आर्म्स ट्रेड ट्रीटी एम टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड के लिए आपका आया था, जिसमें नॉलेज दैट दीज आर्म्स वुड बी यूज्ड टू इंटर एलिया इंटर आलिया कमेटी सॉरी कमिट वॉर क्राइम्स। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि आपका एक एक्ट आया था, आर्म ट्रेड ट्रीटी एक्ट था, इसमें क्लियरली ये बोला गया था अगर आपके कहीं भी सामने वाले को हम हार्म कर रहे हैं तो उसको क्या कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं। ये आपका एक्ट आया था जिसमें ऑब्लिगेशन था, बट इस एक्ट के जो ये आपके आर्म ट्रेड ट्रीटी एक्ट है इसके हम सिग्नेटरी हैं ही नहीं, यानी हमारे पास तो कोई ऐसा बाइंडिंग कानून ही नहीं है कि जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे हम अपने वेपन्स दे रहे हैं उसको रोक सके। जिनेवा कन्वेंशन जो बाइंडिंग ऑन इंडिया ऑब्लिगेशन ऑल द स्टेट्स पे है, लेकिन उसको भी हम इतना मान नहीं रहे हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या बोल रहा है इसमें कि क्लियरली ड्यूटी असाइन नॉट टू सप्लाई वेपन टू द कंट्री दैट वुड यूज देम ब्रीच इट्स ह्यूमैनिटेरियन लॉज, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इंडिया को क्या करना चाहिए अगर ऐसे क्राइटेरिया में सिचुएशन है, तो इंडिया को क्लियरली जो आपके ह्यूमैनिटेरियन लॉ को हार्म करे ऐसे फंक्शन नहीं करने चाहिए एक्सपोर्ट से। तो ये आपका आर्टिकल हो जाता है, आप एक बार इसको गो थ्रू करके देख सकते हैं। ये आपको एक न्यू डायमेंशन दे रहे हैं, आप नॉर्मली आप एथिक्स में ऐसे आर्टिकल नहीं मिलते हैं, ठीक है। कुछ हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं आज के जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपका है विच टाइप ऑफ सेस्मिक वेव्स हैज मोर शेडो जोन, ठीक है, ये आप आंसर दो। इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, हमारा सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड हमारा है लिथियम ट्रायंगल के बारे में बताओ कि कौन सी कंट्रीज में पड़ता है। पेजर अटैक जो हमने कल पढ़ा है न्यूज में वो क्या है। रिसेंटली क्वाड मीटिंग जो हेल्ड हुई है वो किस कंट्री में हुई है। और सिक्स आपके सार्स के मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं। तो आज के एडिटोरियल में इतना ही था, मिलते हैं कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। थैंक यू एवरीवन।